हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोगों ने कई सारा चीज़ पढ़ लिया था कि कौन कौन से चीज़ प्योर होंगे, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड, ये प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, मिक्सचर, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर। जैसे चीनी ले लो, पानी ले लो, ठीक है, मन हो तो नींबू भी ले लो और उसको मिला दो। सबको बराबर थोड़ी लेना है, किसी भी ले लो, प्रोपोर्शन में ले लो, बराबर भी ले सकते हैं। उतना नींबू थोड़े लेगा आदमी, खट्टे हो जाएगा। मान लो 250 ml आप पानी ले लिए, ठीक है, उसके बाद 100 ग्राम आप चीनी ले लिए, ठीक, और 10 बूंद नींबू निचोड़ लिए, समझ गए। तो अलग अलग प्रोपोर्शन हो गया। और जब हम किसी सब्सटेंस को, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को क्या करें, अगर मिक्स करें किसी भी प्रोपोर्शन में, तो क्या कहलाएगा वो, मिक्सचर। आई बात समझ में। अब इसी एलिमेंट्स में अगर हमको क्लासीफाई करना हो एलिमेंट, बाकी चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिकल केमिकल चेंज भी आज ही हम देखेंगे। एलिमेंट को अगर क्लासीफाई किया गया तो 3 भाग में एलिमेंट को बांटा जाता है। एलिमेंट जानते हैं, एलिमेंट क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, है ना, विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब ये सबसे शुद्धतम रूप है पदार्थ का जो कि एक ही तरह के एटम से बना होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अच्छा, ये एलिमेंट जो है इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में बांटते हैं, 3 में। एक है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब मेटल्स नाम से ही क्लियर है, समझिए पहले इस बात को, ठीक है। M फॉर मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टी मेटल का जिसके द्वारा हम इसको पीट पीट के लंबा चादर बना देंगे। क्या करेंगे, लंबा चादर बना सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, ये सब क्या है, मेटलॉइड के एग्जाम्पल है। मेटलॉइड वो सब्सटेंस है विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटलॉइड के पास कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, हाँ, इट हैज द कैरेक्टर ऑफ बोथ। कौन सा बोथ भाई, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही कैरेक्टर होता है इसके पास, ठीक है। तो मेटल के पास नाम से ही क्लियर है कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे, मेलिएबिलिटी, ई फॉर इलास्टिसिटी, टी फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए फॉर एलॉय फॉर्मर, L for lustrous, S for sonorous, सोमरस नहीं कह देना, ठीक है, उसका मतलब होता है दारू, ये सोनोरस है, ठीक है। अच्छा, पहले सुनिए समझिए उसके बाद लिखिएगा। मेलिएबिलिटी क्या होता है,
मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल का जिसके द्वारा पीट पीट के इसको हम थिन शीट में, मतलब लंबी चादर बना सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कहीं से आप लोहा उठा लीजिए, लोहार के पास चले जाइए, उसको बोलो हीट करके इसको पीट दे, हीट करके पीट दे, है ना, हैमरिंग कर दे, उससे क्या होगा कि ये थिन शीट में बदल जाएगा। अगर हमको कुदाल बनाना है तो कुदाल बन जाएगा, वो भी तो थिन शीट है। तो मैलिएबिलिटी समझ गए। अब आता है बात इलास्टिसिटी का, जिसको कहते हैं लचीलापन। तो इलास्टिसिटी में क्या आएगा? देखो, इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसमें जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। जैसे देखो, रबर है, रबर से आप लोग क्या करते हैं, उसमें कागज फंसा के मारते हैं, किसी को मारते हैं ना। तो रबर को खींचा, तो खींचने के जैसे खींचा आपने तो फोर्स लगाया, और वो फोर्स क्या कहलाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि ये फोर्स क्या किया? शेप साइज को चेंज कर दिया, और जैसे ही आपने रबर को छोड़ा वो फिर से अपने वापस पोजीशन पे चला गया। ठीक है, मतलब अपने शेप साइज को फिर से क्या किया? रिगेन कर लिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, मेटल के पास भी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होता है। अगर आप किसी ब्रिज पे जाएं, जैसे ओवर ब्रिज पे चले जाइए, कोई हैवी व्हीकल गुजरेगा तो आपको लगेगा कि ये हिल रहा है, तो आप मत समझिएगा कि ये गिर जाएगा। उसमें मेटल जो लगा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की। आप छत पे चले जाइए, अगर आपके छत पे, ठीक है, रॉड निकला हुआ है, उसको खींच दीजिए, वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, करेगा ना जी। वाइब्रेट करके अपने पोजीशन पर फिर से चला जाएगा। इसका मतलब उसमें क्या है? इलास्टिसिटी। आटा में प्लास्टिसिटी है। देखो, आटा ले लो, उसको गूथो, पानी डाल दो, ठीक है, और गूथने के बाद उसमें एक मुक्का दे दो, ठीक है, धस जाएगा, फिर फूलेगा क्या? अपना शेप साइज रिगेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी ना। अगर प्लास्टिसिटी कोई लेता है तो बस मन में एक बात आता है, प्लास्टिक होगा तब ना प्लास्टिसिटी होगा, ऐसा बात नहीं है। और ये प्लास्टिसिटी का टॉपिक और इलास्टिसिटी का, है ना, आपको पढ़ना होता है क्लास 11 में। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है कठोरता, और मेटल की ये प्रॉपर्टी है, मेटल का ये गुण है कि वो हार्ड होता है। जैसे देख लो, लोहा का रॉड है, टाटा टिस्कॉन, ठीक है, माथा पे मार के देख लो ना, कौन हार्ड है? तुम्हारा माथा हार्ड है कि रॉड हार्ड है ना? किसको डैमेज होता है पता चल जाएगा, मार के मत देख लेना, समझ गए? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझ गए? कठोरता। एलॉय फॉर्मर, मेटल जो है एलॉय फॉर्मर, मेटल एलॉय बनाने वाला है। मतलब एलॉय क्या होता है ये पहले तो जान ले। एलॉय जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल का। जैसे मान लो हम स्टील ले लेते हैं, ठीक है, स्टील एक एलॉय है, इसमें आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, तो कितने मेटल हो गए? 3 मेटल हो गए। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी मेटल ही हो, कम से कम एक मेटल होना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं? कम से कम कितना मेटल होना चाहिए? एक मेटल होने का जरूरत है। तो एलॉय में 2 तरह से बन सकते हैं, मेटल प्लस मेटल, है ना, 2 हो 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एक मेटल और दूसरे अदर नॉन मेटल्स। ठीक है, बात समझ में आया? हो गया एलॉय फॉर्मर। क्योंकि मेटल होना जरूरी है एलॉय बनने के लिए, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एलॉय फॉर्मर। लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब क्या होता है? चमकदार, ठीक है, वफादार नहीं, चमकदार। अब सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान रे बुढ़ा, बाकी सब कंगाल। बाल अगर चांदी जैसा हो मतलब
उजला उजला बाल होगा तो बुढ़वे ना होगा ना। अच्छा, तो ये चमक धमक की दुनिया है, और मेटल में अगर लस्ट्रस प्रॉपर्टी हो, लस्ट्रस मतलब चमक हो, ठीक है, मेटल चमकदार होबे करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ना, सोना चांदी ये सब अपने चमक के लिए ही बिकता है। इसके लिए बिकता है, चमक के लिए ही बिकता है। और औरतें बेवकूफ़ होती है, ये बात आपको पता है ना। वैसे कुछ मर्द भी होते हैं, शौक होता है उनको ज्वेलरी पहनने का, है ना, लेकिन मैक्सिमम ज्वेलरी पहनने का शौक जो है वो औरतों को ही होता है, ठीक है। तो मेटल के पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब बता दिया, ठीक है। सोनरस, सोनरस बोले हैं मतलब जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, तो मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है ना। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? सोनोरस। समझ गए? सोनरस, है ना, इसको सोमरस मत कह देना, है ना। मोर क्लियरली प्रोनाउंस कर सकते हैं सोनोरस, ठीक है। सोमरस मतलब होता है दारू, जिसके लिए, जिसको नीतीश कुमार ने बदनाम कर दिया, इसलिए गाना बना, दारू बदनाम कर दी, पानी पिया दे तारी। अच्छा, जाने दो। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल की और भी प्रॉपर्टी है, जैसे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल का जिसके द्वारा इसको खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। और 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। ये सर यहाँ से खींच के दिए भी ले जाएंगे। हाँ, कितना ग्राम? अभी हमको नहीं पता। देखो भाई, सोना तो हम भी पहने हैं, लेकिन हम बेवकूफ थोड़े जो खरीद के पहनेंगे। हमको मिल गया तो पहन लिए, नहीं मिलता तो नहीं पहनते। अब कितना ग्राम है भाई, हम बिजनेसमैन थोड़े हैं, वो हम जो के पूछे देने वाले से कई ग्राम दिए हैं, दे दिया, पहन लिए, काम खत्म, ठीक है। जितना देना है दे दो, ठीक है, लिखो। ये नीचे वाला एलॉय का डिफिनेशन है, इसे आप नोट कर लें। एलॉय समझ गए ना? एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका? 2 या 2 से अधिक मेटल का, या कम से कम उसमें एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल्स होने चाहिए। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी लिखें। ये तीनों प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं, है ना, लिख भी लीजिए। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। उसे सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा, जितने एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हैं? अपवाद है, जैसे आदमी में छोड़ा होता है, छोड़ी होता है, कोई कोई थर्ड जेंडर भी हो जाता है ना, तो वो अपवाद है ना, नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ मेटल और नॉन मेटल में भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो मेटल फॉलो नहीं करता या नॉन मेटल फॉलो नहीं करता, तो उसको एक्सेप्शन कहेंगे। हाँ, जितने ये मैंने प्रॉपर्टी लिखाया, कितने लिखा है? 7 डक्टिलिटी तक। तो जितने प्रॉपर्टी मेटल में है वो नॉन मेटल्स में नहीं है। कुछ और जाने, जैसे मेटल जो होता है वो हार्ड होता है और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है ना। देखिए यहाँ से एक्सेप्शन आएगा, मेटल
मेटल आर हार्ड, है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सभी मेटल हार्ड होंगे, है ना। कौन से ऐसे मेटल है जो सॉफ्ट होते हैं? सोडियम एंड पोटासियम। तो इसके एक्सेप्शन है कौन सा? सोडियम एंड पोटासियम। भाई ये जो सोडियम एंड पोटासियम है, दे कैन बी कट विथ नाइफ, है ना। इसको आप किससे काट सकते हैं? नाइफ से काट सकते हैं। दे कैन बी कट विथ नाइफ, चाकू से काट सकते हैं। आई बात समझ में? अब तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो एक्सेप्शन से आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, नॉन मेटल आर सॉफ्ट, ठीक है। लेकिन भैया डायमंड जो है वो तो हार्ड होता है ना। डायमंड, ये क्या हो गया? एक्सेप्शन। डायमंड इज हार्ड, डायमंड बहुत हार्ड होता है भाई, है ना। शीशे भी काटे जा सकते हैं डायमंड से। हाँ, और लोगों के बीच में अब धारणा है कि डायमंड चाट लेने से आदमी की मौत हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। डायमंड के चाटने से मौत नहीं होगा, है ना। लेकिन डायमंड का एक टुकड़ा अगर आपके अंदर चला गया, आपके एलिमेंट्री कैनाल का इतना भुजिया बना देगा ना, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। चाटने से नहीं मरता है लोग, ठीक है। हाँ, वैसे चाटो नहीं, चाटने की आदत कुत्ते की होती है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ गए? मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है। मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, मरकरी, ठीक है। मरकरी, मरकरी जो है ये क्या है? एक लिक्विड नॉन मेटल है, सॉरी नॉन मेटल नहीं, मेटल है। इट इज ए लिक्विड मेटल, ठीक है। तो ये एक लिक्विड मेटल है। मरकरी क्या है? लिक्विड मेटल। आई बात समझ में? दूसरा आप जानिए इसके बारे में, मरकरी आपको कहाँ देखने को मिलता है? थर्मामीटर में। थर्मामीटर से आप क्या करते हैं? बुखार मापते हैं। हाँ, लेकिन थर्मामीटर को फोड़ के मरकरी ग्लास में रख दें, ऊपर से पानी रख के कहा जाए पी लो, तो क्या होगा? ऐसा मत करना। काहे कि अगर मरकरी को तुम पी जाओगे पानी के साथ, मरकरी तुम्हारे बॉडी में जाएगा तो इससे एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं मैना माता। जी सर, मैना माता। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि मांस जो है वो गलने लगता है, ठीक है। गलने लगता है मतलब गल गल के गिरेगा नहीं, मसल्स जो है डिसइंटीग्रेट करेंगे, सूखने लगेंगे, जिसको कहता है ना सुखौनी लग गई, है ना। जैसे पोलियो में होता है, हाथ सूख जाता है, ठीक है। वैसे ही मैना माता में क्या होगा कि मांस जो है वो सूखने लगेगा, मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। आदमी धीरे धीरे पतला होने लगेगा, है ना। अंशुमन की तरह तो हो नहीं सकेगा, ठीक है। धीरे धीरे इतना उसका शरीर का मांस गल जाएगा कि सीधा हड्डी हड्डी नजर आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? मांस गलने का मतलब यहाँ क्या है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना, मांसपेशी जो है वो धीरे धीरे उसके सेल्स टूटने लगते हैं, ठीक है, नया बनता नहीं है। और हैंड भी क्लींस हो जाते हैं, ऐसे हाथ सिकुड़ जाता है। खाएगा कैसे? ऐसे। लकवा नहीं है ये, मैना माता है, ठीक है। लकवा अलग चीज है, पैरालिसिस। हाँ भाई, धीरे धीरे घटाते चला जाएगा,
इससे मौत होगी ये नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, उसके लिए ठीक रहेगा कि उसका तुम जान ले लेगा। अच्छा, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। अच्छा, एक बात बताओ कि कौन सा, ठीक है, कौन सा नॉन मेटल जो है वो सॉलिड है? सर, कार्बन से ही बना है डायमंड और कार्बन से ही बना है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? सॉलिड है। तो ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है, ये क्या है? सॉलिड है। लिक्विड नॉन मेटल, जैसा कि आप कह रहे थे, वो है ब्रोमीन। लिक्विड नॉन मेटल क्या है? ब्रोमीन। और गैस जो है, गैसियस नॉन मेटल, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चला, कार्बन नहीं, है ना। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। आप एलिमेंट पढ़ रहे हैं। कार्बोनेट, देखो मेटल जो है वो लस्ट्रस होता है, मेटल्स में चमक होता है ना। और इस लस्ट्रस के कारण ही तो ज्वेलरीज बिकते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, प्लेटिनम हो, ठीक है। नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है, ठीक है, तो इसके भी अपवाद हैं। कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं, ठीक है, जो लस्ट्रस होता है। हाँ, आप लोगों का कहना है कि सर डायमंड जो है वो लस्ट्रस है। बेसिकली डायमंड लस्ट्रस नहीं है, उसमें चमकने की प्रॉपर्टी नहीं है, समझ गए। जब डायमंड को ऑक्टाहेड्रल शेप दिया जाता है, कौन सा शेप? ऑक्टाहेड्रल शेप दिया जाता है, तब उसमें चमक आती है। इसका मतलब डायमंड लस्ट्रस नहीं है। बात समझ में आया? तो लस्ट्रस कौन है? तो लस्ट्रस है आयोडीन। आयोडीन, इसमें चमक होता है, ठीक है। और आयोडीन बहुत जरूरी है। किसी का माथा अगर ठीक से नहीं चल रहा हो, इंटेलिजेंस अगर अच्छा नहीं हो, तो आयोडीन का इस्तेमाल करें, ठीक है। बात समझ में आया? अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो आयोडीन आप ले सकते हैं। वैसे आयोडीन जरूरी है किस चीज के लिए? यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है, अंशुमन यहाँ ध्यान दो, यहाँ थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स हैं दोनों साइड में, बीच में ये यहाँ जुड़ा हुआ है, इधर नहीं, इधर, ठीक है। स्थमस है जो इस दोनों को जोड़ता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है और थायरोक्सिन आयोडीन से ही बनता है। बात समझ गए? तो आयोडीन बहुत ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो आपका इंटेलिजेंस कम जाएगा। फूड में अगर आयोडीन की कमी होगी तो घेघा रोग हो जाएगा, ठीक है, जिसको सिंपल ग्वाइटर कहते हैं, घेघा रोग को, है ना, घेघ निकल जाता है। तो लोग सब कहता है क्या कि वर्षा का पानी पीने से हो गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आयोडीन की कमी थी आपके फूड में, इसीलिए, ठीक है, घेघ निकल गया, मतलब सिंपल ग्वाइटर हो गया। बात समझे? तो आयोडीन का इस्तेमाल करें। ऐसे घेघ हो गया तो आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं ठीक हो जाएगा, तब तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा।
ठीक है, पहले से आयोडीन का इस्तेमाल करें। जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय एक प्रचार देता था, क्योंकि उस समय दो ही टीवी चैनल पकड़ता था, एक इंडिया और दूसरा नेपाल, ठीक है। तो उसमें प्रचार में क्या दिखाता था, जब आयोडीन युक्त नमक आया, पहले आयोडाइज्ड साल्ट नहीं मिलता था। कौन सा साल्ट नहीं मिलता था? आयोडाइज्ड साल्ट नहीं मिलता था। तो उसके बाद जब आयोडीन मिला हुआ साल्ट आया मार्केट में, तो नेपाली चैनल से प्रचार आता था, आयो आयो के आयो आयोडीन युक्त नून आयो दुई बाल बालिका को चिन्ह भय को। आज भी मुझे याद है, ठीक है। तो आयोडाइज्ड साल्ट आना शुरू हो गया मार्केट में। आयोडीन इसेंशियल है, बात समझ गया क्यों इसेंशियल है? अच्छा, तो आयोडीन में चमक होती है, डायमंड में चमक नहीं होता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी मेटल का है ना, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल गुड कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है भाई? अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का। किसका? हीट का गुड कंडक्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है? ग्रेफाइट। आई बात समझ में? और नहीं समझ में आया तो पेंसिल को दोनों साइड से छील लो भाई, एक साइड से बोर्ड में घुसा दो, दूसरा साइड से पकड़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा जब करंट लगेगा तब, है ना। तो यहाँ गाना याद आ जाएगा, लगे 440 वोल्ट की जगह पे 220 लिख देना, ठीक है। या बोल लेना लगे 220 वोल्ट छूने से तेरे, क्योंकि हमारे घर में 220 वोल्ट का ही सप्लाई होता है, ठीक है। ऊपर से कैसे होता है? हाँ, उससे ऊपर करवाने से कैसे क्या करवाना चाहिए? 240 से ऊपर करवाना चाहिए तो क्या लगाएं? और 220 वोल्ट से ऊपर करना चाहते हैं भाई साहब तो ट्रांसफार्मर लगाइए, है ना। 220 को आप 440 में बदलिए, 440 को 11,000 में बदलिए, 11,000 को 33,000 में बदलिए, 44,000 में बदलिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है क्या कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम से ज्यादा कर देता है, स्टेप डाउन ज्यादा से कम कर देता है। जी सर। इलेक्ट्रिसिटी कोई भी लिविंग थिंग को जैसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं करता बाबू। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड में आप चले जाइएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। जैसे देखिए मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के सामने अगर आप कांटी रखेंगे, यहाँ ध्यान दें, कांटी रखेंगे तो चिपक जाएगा ना जी। यहाँ तक रखे तो भी चिपक गया, थोड़ा और दूर लेके नहीं चिपका। मतलब जहां तक इसका इफेक्ट देखा जा सकता है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेट है तो उसी प्रकार जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, उसका भी एक फील्ड जनरेट होता है जहां तक उसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। मान लो तार यहाँ से जा रहा है, आप उसके बगल में चले गए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए तो आपको करंट मार देगा, टच होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखिए रेलवे लाइन पे आपने देखा होगा, अभी जो ट्रेन चलता है, ठीक है, ऊपर में वो क्या सटा रहता है ना, तार में सटा रहता है। तो अगर सभी जगह तो सटा ही नहीं रहेगा, सटा रहेगा तोड़ देगा ज्वाइंट्स पे, थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है। बात समझ गया? हाँ, नहीं भी सटेगा तो भी पास करेगा, और सटेगा तो भी पास करेगा, ठीक है।
तो अब नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेम ए नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। तो कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस है? आयोडीन, है ना। आयोडीन में चमक होती है इसलिए इसको लस्ट्रस कहते हैं। विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबसन, है ना। ऑक्सीजन जरूरी है कंबसन के लिए। तीसरा है हुज वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कार्बन, ठीक है। तो कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कई इलेक्ट्रॉप्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉप्स हैं, जैसे ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड और तीसरा बकमिस्टर फलरेंस। जिसमें से ग्रेफाइट जो है, ठीक है, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पूछा है नेम द एलोट्रॉपी, तो एलोट्रॉपी हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है, और एलिमेंट हो जाएगा कार्बन, ठीक है। विच इज नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, क्योंकि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन एटम का। मतलब बहुत सारे कार्बन एटम आपस में जुड़ के क्या बना सकते हैं? कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, ठीक है।